गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र का पहला पाठ पालमपुर। आज अपना टॉपिक है पालमपुर में खेती। कल हमने उत्पादक के कारक देखे थे। उत्पादक के कारक में क्या क्या है? भूमि है, श्रम है, भौतिक पूंजी है और चौथा मानव पूंजी। भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है। अब हम पालमपुर गांव की जो कहानी पढ़ रहे हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग इन कारकों को देखेंगे, उत्पादन के कारकों को। कि उत्पादन के जो कारक है भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, वो पालमपुर में किस प्रकार है। ठीक है, तो देखो पालमपुर में खेती। अब है भूमि। भूमि स्थिर है। भूमि क्या है? स्थिर है। भूमि न घटती है और न बढ़ती है। देखो पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। ये हमने पहले ही देखा था कि पालमपुर में जो है अधिकांश लोग किस आर्थिक क्रिया से जुड़े हुए हैं? खेती से। उत्पादन की प्रमुख क्रिया क्या है? खेती। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। ठीक है, वहाँ पर 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है, चाहे वो किसान है या फिर खेत में काम करने वाले श्रमिक है। उसी से जो है उनका जीवन चलता है पालमपुर के लोगों का, और उत्पादन, खेती के उत्पादन से उनका जीवन जुड़ा हुआ है। कृषि के खेती के उत्पादन में मूलभूत कठिनाई यह है कि खेती में प्रयुक्त जो भूमि क्षेत्र होता है वो क्या है? स्थिर है। और पालमपुर की जनसंख्या, किसी भी क्षेत्र की अपन देखते हैं तो जनसंख्या बढ़ती जाती है और भूमि स्थिर होती है। देखो पालमपुर में 1960 में 60 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। 1960 के बाद, 1960 में बदल दिया गया था बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में। अब उसके बाद उसको और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसमें जो है जुताई के अंतर्गत जो भूमि का क्षेत्र है उसमें 1960 के बाद कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। उस समय तक, कब तक? 1960 तक जो है गांव में बंजर भूमि को कृषि योग्य बना लिया था। अब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। आगे देखो, भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। इस पे आप अंडरलाइन कर लो। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, भूमि को किससे मापते हैं? हेक्टेयर में। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। एक हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक हेक्टेयर यानी 100 मीटर स्क्वायर जो होता है ना, वो भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक हेक्टेयर में 100 मीटर ऐसे, 100 मीटर ऐसे, उसको एक चारों तरफ 100 मीटर की भुजा होती है। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? स्कूल का मैदान बड़ा होता है या हेक्टेयर, तो इसमें आपके हो ही सकती है तुलना, मैदान भी हो सकता है। अब देखो आगे, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब 1960 के बाद पालमपुर में जो है कि भूमि को और अधिक बढ़ाया नहीं गया है, वही भूमि है। तो अब क्या, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए जो उसी भूमि पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उसी भूमि पर हम जो है पैदावार यानी उत्पादन को बढ़ा दें? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। तो देखो क्या है, यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त काल्पनिक गांव है या अपना, तो किसकी तरह लगता है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम यानी खरीफ, बरसात के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की फसल, जो हमने पढ़ लिया था कृषि वाले पाठ में। देखो, समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम यानी खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। बरसात के मौसम में यानी खरीफ की फसल में पालमपुर में कौन सी फसल बोई जाती है? ज्वार और बाजरा।
इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। इन सब पे अंडरलाइन कर लो। ये जो है पालमपुर में जो है कौन सी फसल में जो है खरीफ में कौन सी फसल बोई जाती है, अक्टूबर दिसंबर के बीच कौन सी फसल बोई जाती है। सर्दी में देखो क्या बोया जाता है। सर्दी के मौसम में सर्दी में बोई जाने वाली रबी की फसल है। रबी में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? गेहूँ। तो ये सारा आप ध्यान में रखोगे कि कब कब कौन सी फसल पालमपुर में बोई जाती है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। अपन ने परिचय में पढ़ा था ना। उसके बाद कौन सा कस्बा है? रायगंज, फिर शाहपुर जो सड़क से जुड़ा हुआ है। रायगंज की मंडी मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। अपन ने पढ़ा था पहले ये पालमपुर है, फिर रायगंज है और फिर शाहपुर है। तो गन्ने की खेती भी की जाती है। या तो गन्ना कच्चा गन्ना ही बेच दिया जाता है शाहपुर के व्यापारियों को, या फिर गन्ने का गुड़ बनाते हैं पालमपुर के लोग और फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचते हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। देखिए ना, 3 फसलें ले लेते हैं। वो तीन एक साल में 3 अलग अलग फसलें ले लेते हैं। एक बारिश के मौसम में ले लेते हैं खरीफ की फसल, फिर अक्टूबर से दिसंबर उस समय ले लेते हैं, और फिर जो है रबी की फसल ले लेते हैं। वो 3 फसलें क्यों ले पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई। उसका मुख्य प्रभाव ये पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। ये भी हमने पढ़ा था कि वहाँ जो है नलकूपों से, ट्यूबवेल से उससे सिंचाई होती है और किसानों को बिजली दी जाती है। बिजली हमेशा आती है वहाँ। ये हमने पालमपुर के परिचय में देखा था। सिंचाई की पद्धति बदल गई है क्योंकि पहले तो परंपरागत तरीके से सिंचाई की जाती थी। अब जो है बिजली आने से वहाँ पर जो है सिंचाई का तरीका भी बदल, आधुनिक तरीके से सिंचाई की जाती है। तब तक किसान कुओं से रहड़ द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र, ये फसलें देखो पालमपुर की, गेहूं, बाजरा, गन्ना, आलू होते हैं। पालमपुर की नलकूपों से सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगवाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। और सिंचाई की जो है पद्धति उनकी चेंज हो गई। पहले वो रैड से, कुओं से, उनसे जो है सिंचाई किया करते थे। बिजली आ जाने से जो है नलकूप खोदे गए। कुछ नलकूप पालमपुर में सरकार ने लगवाए, फिर लोग अपने अपने नलकूप, ट्यूबवेल जो है अपने खेतों पर लगवाने लग गए। उससे जो है जल्दी किसानों ने अपने निजी ट्यूबवेल भी, नलकूप भी लगवा लिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर जो खेत है उनके, उनमें जो है नलकूपों से सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है जैसे पालमपुर में है, वैसी सभी गांवों में भारत में नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्रों में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। तो ये भारत की स्थिति है ना, भारत की, वो पालमपुर की थी। और भारत के गांव में जो है सिंचाई की क्या स्थिति है, ये है। तो भारत में जो है पालमपुर जैसी सभी गाँव में वैसी स्थिति नहीं है, उच्च स्तरीय व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। नदीय मैदान यानी नदी के किनारे जो खेती है उसमें, या तटीय मैदानों में। इसके विपरीत दक्षिणी पठारी भागों में और यहाँ पर सिंचाई की कोई अच्छी व्यवस्था भारत में नहीं है। ठीक है, तो वो बढ़ा लिए उसी भूमि पर जो 1960 तक भूमि थी उनके पास, वहाँ उसी भूमि पर जो है पालमपुर के लोगों ने उत्पादन बढ़ा लिया। किस प्रकार, कैसे बढ़ा लिया? सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करके, और वर्ष में वो 3 फसलें भी ले लिया करते थे, और उनके वहाँ पर सिंचाई भी की सुविधा भी अच्छी थी। आगे देखो, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। इस पे अंडरलाइन कर लो, प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बहुविध फसल प्रणाली
किसे कहते हैं। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली। अलग अलग प्रकार की फसलें ली जाती है, जैसे पालमपुर में ली गई ना, खरीफ की फसल में जवार बाजरा बो लिया, फिर अक्टूबर नवंबर में उन्होंने आलू बो लिए, फिर सर्दी में गेहूँ बो लिए। तो ये कौन सी प्रणाली है, बहुविध फसल प्रणाली। ये भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली भी है, और अलग अलग प्रकार की फसलें एक ही भूमि के टुकड़े में बोने से भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। कम से कम दो फसलें तो लेते ही हैं, बाकी जो है अब 15-20 सालों में 3 फसलें भी वर्ष भर में पालमपुर के किसान लेने लगे हैं। ये विभिन्न फसलें हैं, गेहूँ बाजरा गन्ना और आलू पालमपुर में उत्पादित होने वाली। सारणी 1.1 जो थी उसमें 10 लाख मिलियन हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे आरेख में इसे चित्रित करें, और आरेख क्या दिखाता है इसकी आप चर्चा करिए, करते रहना आप। ये प्रश्न है, क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है? हाँ आवश्यक है। जैसे वो जो है 1960 से 1970 तक सिर्फ 200 हेक्टेयर ही बड़ा सिंचाई की व्यवस्था कर पाए थे, तो उससे ही उत्पादन बढ़ गया था पालमपुर में। तो जो है सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि जो है बढ़ती जनसंख्या के अनुसार उनको उत्पादन भी बढ़ाना होगा हमको। इसलिए ये प्रश्न करोगे आप, ये प्रश्न है और आपको करना है। इसका उत्तर भी मैंने बता दिया आपको। आगे देखो, ये रहा ये 1.1 है ना सारणी, इसके अनुसार उसके उत्तर दे देना। इसमें आएगा आपके फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं, और फिर कहाँ से आएगा, ये यहाँ से। आप देखो, आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं, देख लिया हमने कौन कौन सी फसलें पैदा होती है पालमपुर में। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। आपके क्षेत्र में और कौन कौन सी फसलें होती है वो देखो। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती की आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है, जैसे आधुनिक सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया। इस पे भी अंडरलाइन कर लो आप। एक ही भूमि के जमीन के टुकड़े पर उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, उसके तरीके कैसे, बहुविध फसल प्रणाली के द्वारा और आधुनिक विधियों का प्रयोग करके हम जो है उसी भूमि तो स्थिर है, उसी पर उत्पादन बढ़ाने, उसी भूमि पर उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है वो देख रहे हैं हम। और ये पालमपुर के किसान ऐसा कर रहे हैं कि उनकी भूमि स्थिर है लेकिन उस पर ही उत्पादन बढ़ा रहे हैं। कैसे, सिंचाई की नई पद्धतियाँ अपनाकर, बहुविध फसल प्रणाली अपनाकर, नई तरीके को खेती में अपनाकर, इस तरह से जो है उसी भूमि के टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य एक तक खेती के पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों की कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर और दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ये सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें उनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 तक वो जो है परंपरागत तरीके से खेती करते थे, उसमें पारंपरिक बीज बोते थे और गाय के गोबर का खाद, प्राकृतिक खाद यही दिया करते थे, कोई नई तकनीकी नहीं अपनाते थे। उनको खरीदना भी नहीं पड़ता था, जानवर रखते थे तो गोबर वगैरह वो सब खाद वगैरह उनके पास होती थी। बीज जो उत्पादित होता उसमें से वो बीज पहले से ही रख लेते थे बोने के लिए, तो उनको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता था। कब तक, 1960 तक। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति, अब इस पर अंडरलाइन कर लो, हरित क्रांति आई हमारे भारत में कृषि के क्षेत्र में। हरित क्रांति कौन से क्षेत्र में आई, कृषि के क्षेत्र में। 1960 के दशक के अंत में 1966 में आई थी। हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV, वो अधिक उपज वाले बीजों को क्या कहते हैं, HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों
से एक ही पौधे से ज़्यादा उत्पादन होने लगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी हरित क्रांति। और हरित क्रांति से कौन सी फसलों का उत्पादन बढ़ा भारत में? गेहूं और चावल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो इन बीजों से जो है उत्पादन ज़्यादा होने लगा। ये देखो, ये अधिक उपज वाले बीज, ये जो सारणी है आपकी आधुनिक कृषि के तरीके, HYV बीज, रासायनिक उर्वरक आदि, ये आधुनिक कृषि के तरीके हैं जिसमें जो है परंपरागत बीज न बोके जो है HYV वाले बीज बोए जाए, खेती में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए, प्राकृतिक खाद की जगह रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाए और सिंचाई के लिए आधुनिक तरीके अपनाए जाए। ये सब इस चित्र में बताए गए हैं। ये ठीक है। एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। किसके द्वारा? हरित क्रांति में जो वो HYV वाले बीज बोते हैं ना, उसमें एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, तभी तो उत्पादन बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। किसके द्वारा? हरित क्रांति के द्वारा। जो HYV बीज किसान बोने लगे 1960 के दशक के बाद, उससे जो है उसी भूमि के टुकड़े पर उत्पादन बढ़ गया। भूमि नहीं बढ़ी, उत्पादन बढ़ गया। अब कौन कौन से तरीकों से उत्पादन बढ़ा वो हमने पढ़ा है, सारा वो आप लिखोगे। अधिक पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। पारंपरिक जो बीज बोते थे उसके लिए जो है हमें प्राकृतिक खाद और कम सिंचाई से ही काम चल जाता था। लेकिन ये HYV जो बीज बोए गए, इसमें जो है अधिक उपज लेने के लिए सिंचाई की आवश्यकता भी ज़्यादा थी, रासायनिक खादों का प्रयोग भी करना पड़ा, कीटनाशकों की जरूरत भी थी, तब उपज होती थी इनसे। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। अगर इनका प्रयोग नहीं करे तो उन HYV बीजों से भी अधिक उपज नहीं होती थी। तो इस पे भी अंडरलाइन कर लो आप। HYV बीजों से अधिक उपज लेने के लिए अधिक सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों आदि का संयोजन जरूरी था। ये सारी चीजें चाहिए थी उसके लिए। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। वो जो हरित क्रांति आई वो सबसे पहले जो है भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने उन तरीकों को सबसे पहले अपनाया, सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप व HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें उनसे इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। अब वो रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, HYV बीजों का, इनका भी प्रयोग करने लगे। और जो है कौन? ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान। और उसके खेत में काम करने के लिए भी अब मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। जुताई कटाई के लिए जो है मशीनें जो जल्दी काम कर देती थी लोगों के बजाय, इससे जो है ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी व HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। जहां 1 हेक्टेयर जमीन में पहले परंपरागत बीजों से खेती करते थे तो 1300 किलोग्राम होती थी। 1 हेक्टेयर में उपज वो HYV बीजों से कितनी हो गई? 3200 किलोग्राम हो गई, 3 गुनी बढ़ गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा। तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। पहले जो उपज होती थी परंपरागत तरीके से, उससे जो है अपना ही पेट पाल सकते थे किसान। लेकिन अब जो है वो अपने लिए रखकर जो है बाजार में भी बेचने लगे, किसानों को अधिक उपज होने लगी। तो अब आप इन पे चर्चा करोगे। आइए चर्चा करें। बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है, या आप खुद करोगे। 1.2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ टन इकाइयों में दिखाया गया।
दिखाया गया था कि जो कितना बढ़ गई इनकी पैदावार। आरेख बनाकर दिखाइए कि हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई। आप विचार विमर्श कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दोगे जो अपन ने पढ़ा उसमें से। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या थी? हमने पढ़ी थी कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी। भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी में यह आपके रासायनिक उर्वरक, HYV बीज, ये जो कार्यशील पूंजी में है, जिनका उपयोग लेने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं और दोबारा नया उपयोग लेना। स्थायी पूंजी तो उसमें मशीनें वगैरह ही आती है। पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि परंपरागत तरीके से खेती करने के लिए उनको कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता था, बीज उनके पास होता था और प्राकृतिक खाद जो गोबर वगैरह वो उनके पास होते थे। लेकिन आधुनिक विधियों से किसानों को जो है खेती करने के लिए नकद की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उनको रासायनिक उर्वरक, HYV बीज, ये सभी उनको खरीदने होते थे। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखोगे।